अपने आप पे एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, अभी मेरा नहीं सही हो रहा है, पर आगे चल के प्रैक्टिस करते-करते, बढ़ते-बढ़ते सही होने लगे। लास्ट मोमेंट में सीरियस होने की जगह आप थोड़ा पहले से सीरियस हो जाइए। सेल्फ डाउट होता है, वो उसी इंसान को होता है जिस इंसान ने सारी चीज़ों को टच किया। धीरे-धीरे जब चीज़ें कंप्लीट होने लगेंगी तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। ये लाइफ एक गति पे नहीं चलती है, ऊपर-नीचे होता रहता है। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 परीक्षा का रिजल्ट 21 फरवरी को आ गया था और हम नेट जेआरएफ क्लियर करने वाले बच्चों का, अभ्यर्थियों का इंटरव्यू कर रहे हैं और इस कड़ी में आज तीसरा इंटरव्यू लेकर आए हैं। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, वो तहलका मचा देंगे। भौकाल आदमी है भाई साहब। 4 अटेम्प्ट दिए हैं, चारों अटेम्प्ट क्लियर किया है। आइए मिलते हैं लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र उज्जवल भैया से। नमस्कार सबको। तो भैया सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो। इस बार आपने जेआरएफ क्लियर किया हुआ है थैंक यू, थैंक यू। और मास कम्युनिकेशन आपका विषय है। जी। तो सबसे पहले तो आप ये जो 4 अटेम्प्ट्स दिए हैं, हुँ। इनकी कहानी सुनाइए। रिजल्ट कैसा रहा, क्या रहा? देखिए, सबसे पहला जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, वो कंबाइंड सेशन का था। उसमें उस समय पहली बार शायद कंबाइंड सेशन हो रहा था। जून 2022 नहीं, दिसंबर 2020 और जून 2021 का। तो उस समय मैं बहुत तैयारी के साथ तो नहीं गया था। तो उस समय सबसे पहली बार मेरा एक नेट क्लियर हुआ था। तो उसके लिए मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला था मेरे डिपार्टमेंट में। मेरे डिपार्टमेंट में जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स थे, जो मेरे साथ थे। और उस समय मेरी वाइस चांसलर जो थी निर्मला एस मौर्य, मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से अपना एमए कर रहा था। तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं एक चॉकलेट और एक बुके गिफ्ट किया था। तो वो एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय। तो उसके बाद मैंने थोड़ा और प्रयास किया और मेरे मास्टर्स के दौरान ही एक और नेक्स्ट जब कंबाइंड सेशन हुआ दिसंबर 2021 और जून 2022 का, उस समय मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। मैं अपने डिपार्टमेंट का सबसे पहला जेआरएफ स्कॉलर था मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का। तो उसके लिए और एप्रिसिएशन हुआ और जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ जौनपुर से, वहाँ के पेपर में मेरे ढेर सारे आर्टिकल्स आए, सब मैंने निकाल के रखे हुए हैं एज़ अ मेमोरी, उसको मेंटेन किया हुआ है। तो पहले मेरा नेट निकला, फिर जेआरएफ निकला, उसके बाद मैं अपने पीएचडी एनरोलमेंट के लिए प्रयत्न करने लगा, तो बीच में 1-2 बार छूट गया था। फिर मैंने दिसंबर 2023 में दिया था। उस समय पीएसयू में नौकरी आई थी, उसके लिए मैंने दिया था। तो उस समय मेरा नेट क्लियर हुआ था और इस बार जो अभी दिसंबर 2024 का रिज़ल्ट आया है, इस बार मेरा दोबारा जेआरएफ क्लियर हुआ है और इस बार भी मैंने पीएसयू की नौकरी के लिए ही किया था। इस समय पावर ग्रिड में नौकरी आई थी, उस वजह से मैंने अप्लाई किया था। ये तो मेरी कहानी है और और तो मतलब मोटा-मोटा समझे तो पहला अटेम्प्ट आपने नेट क्लियर करा, जी, दूसरा आपने जेआरएफ क्लियर करा, जी। तीसरा आपने फिर से नेट क्लियर करा हाँ, हाँ। और चौथा आपने जेआरएफ करा। यस, यस। तो मतलब साफ तौर पे समझ में आता है कि परीक्षा को भेद दिया है आपने। पकड़ मजबूत है आपकी, स्ट्रैटेजी तगड़ी है। तो इसी पे अगला प्रश्न ये है कि जो बच्चे अभी शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, परीक्षा देने जा रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं, जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, तो वो अपना कदम कैसे आगे बढ़ाएँ, परीक्षा को कैसे समझें? देखिए, ज़्यादातर बच्चे नेट से मेरे ख़्याल से इंट्रोड्यूस अपने मास्टर्स में होते हैं। तो मास्टर्स के टाइम पे मुझे ये लगता है, जैसे जो मैंने अपने लाइफ़ में किया मतलब जो मैंने अपने मास्टर्स के टाइम में किया और उसकी वज़ह से मेरा क्वालीफ़ाई हुआ, वो ये था कि जो मुझे पढ़ाया जाता था, वो तो क्लास में आप पढ़ते ही हैं। उसके बाद में इंटरनेट पे जाके खुद से सर्च करके पढ़ना और अपना खुद का नोट्स बनाना, ये मेरे लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल रहा, आगे चल के जो भी मेरे नेट के एग्ज़ामिनेशन हुए थे उसके लिए। और सबसे पर्टिकुलरली ये है कि मुझे लगता है जो इग्नू के नोट्स होते हैं, जो सेल्फ स्टडी मटेरियल है, इग्नू का उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल मास्टर्स का, उससे अगर आप पढ़ेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव और कंसाइज़ वे में लिखा हुआ है। और वो क्वेश्चन्स ऐसे हैं कि आप उनको पढ़ेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम में भी दिखेंगे। तो मेरे ख़्याल से वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप नेट के लिए जाना चाहते हैं। वो आपका पेपर 2 जो होता है, जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ से पढ़ाई करना चालू करें। और
इस चीज़ से भी पहले एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि एक केवल जे कुमार की बुक आती है, इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वही इस बुक का टाइटल है। उसको आप एक बार थोरोली पूरा रीड कर लें, 305 या 302 पन्ने की किताब है वो। और उसमें छोटा-छोटा, छोटा-छोटा सारी चीज़ों के बारे में है। वो एक आपको स्कोपिंग रिव्यू दे देता है कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो सब्जेक्ट है, वो किस-किस प्याम को टच करता है। तो उससे आपको एक मोटा-मोटा आइडिया पड़ जाता है कि हाँ, हमारे सब्जेक्ट में ये भी पूछा जा सकता है, हमारे सब्जेक्ट में ये भी पढ़ा जा सकता है। तो वो एक इंट्रोडक्टरी बुक है जो सबको पढ़नी चाहिए, अगर वो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर मैं पेपर 1 के बारे में आपसे बात करूँ, तो पेपर 1 में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक ही बुक है जो सब ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, वो है केवीएस मदन। और एक बुक है अरिहंत की भी आती है पेपर 1 की बुक। आप उसको भी क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं। पर्सनली मैंने तो केवीएस मदन पढ़ी थी और इस वजह से मैं प्रेफ़र करता हूँ केवीएस मदन पढ़ने के लिए। उसमें आप धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें पढ़ें, एक-एक करके, एक-एक करके, और उसके बाद जो आपने पढ़ा है, उसके बाद उसके पीछे के जो क्वेश्चन्स आंसर हैं, उसको सॉल्व करिए। उसमें इतने ढेर सारे क्वेश्चन्स आंसर हैं कि हो सकता है आप सबको ना सॉल्व कर पाएँ। बट स्टार्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, अपने आप पे एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ, अभी मेरा नहीं सही हो रहा है, पर आगे चल के प्रैक्टिस करते-करते, पढ़ते-पढ़ते सही होने लगेगा। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सुझाव देंगे कि वो अपनी मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं? किस तरह से अवलोकन करें और कैसे सुधारें? कैसे आगे बढ़ें? देखिए, रिपीटेड अटेम्प्ट्स जो लोग भी दे रहे हैं, उनका अगर नहीं क्लियर हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये हो सकता है कि वो एग्ज़ाम को लेकर के बहुत बाद में सीरियस होते हैं। जैसे हमारा क्या था, मेरा जो ये था कि मैं ओवरऑल प्रिपरेशन में लगा हुआ था अपने मास्टर्स के साथ। जब भी आता था, ऐसा नहीं है कि 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीना पहले मैंने पढ़ना चालू किया। मैं हमेशा उस प्रोसेस में रहता था। दिन में 1-2 घंटा ही देना हो, पर मैं देता था उस चीज़ के लिए। तो अगर आप 1-2 घंटे भी दे रहे हैं, तो सफिशिएंट है। आप उसको पढ़िए, उसके बाद एक सेल्फ के लिए खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। मुझे याद है कि जब भी मैं अब एग्ज़ाम देने जाता हूँ, मेरा एक कॉपी है, उसमें मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। वही पढ़ के मैं जाता हूँ, वो हर बार या तो मुझे नेट या तो जेआरएफ दिला देता है। अब मेरे ख्याल से ये तो मेरा अपना पर्सनल है कि मैं उसको बनाया था। अब हर इंसान को अपने हिसाब से बनाना चाहिए कि कितने लेवल का कॉम्प्रिहेंसिवनेस उसको अपने शॉर्ट नोट्स में चाहिए। मेरा जो पसंद था वो तो मैंने अपने हिसाब से बना लिया। बाकी जिनको जैसे पसंद हो वो बनाए। तो रिपीटेड अटेम्प्ट्स अगर हो रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको प्रॉपर्ली रिवाइज़ करिए और पेपर 1 में प्रैक्टिस करिए। कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पेपर 1 में रिसर्च हो गया, आपका मैथमेटिकल रीज़निंग जो आती है, ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी फिक्स होती हैं। इसके लिए आप ट्राई करिए कि आप इसको सॉल्व करिए। मैथमेटिकल रीज़निंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसको आप सॉल्व करिए। डीआई है, उसको सॉल्व करिए। जब भी जो भी रिपीटेड अटेम्प्ट्स देते हैं, उनका मेरे ख़्याल से 2 नंबर, 4 नंबर, मतलब 2-3 क्वेश्चन से ही छूटता है। अगर आप पेपर 1 में इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपके 10-15 क्वेश्चन्स तो कहीं नहीं गए। वो आपको पक्का है कि नेट दिलाएँगे। तो प्रैक्टिस चाहिए, और मेरे ख़्याल से लास्ट मोमेंट में सीरियस होने की जगह आप थोड़ा पहले से सीरियस हो जाइए। मेरे ख़्याल से 3 महीने, साढ़े 3, 4 महीने तक हो जाइए। हर बार 2 सेशन में होते हैं पेपर। तो जैसे ही 1 सेशन बीते, अगले के लिए आप प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। मेरे ख़्याल से डेफ़िनेटली उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, अगर आप पहले से प्रिपेयर करें। मतलब कि अंतिम रात का महारथी नहीं बनना है हाँ, और अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स पर आपका ज़्यादा भरोसा है। इसके अलावा रिसोर्स लिस्ट को लेकर आपने थोड़ी भूमिका तो पहले ही बना रखी है अभी तक की वीडियो में। लेकिन ब्रीफ में आपसे जानना चाहेंगे कि रिसोर्स लिस्ट आपने क्या फ़ॉलो करी और बाकियों को आप क्या सजेस्ट करेंगे उसके बारे में बताएँ ज़रा? क्योंकि मैंने देखा है आपने अपने लिंक्डइन प्रोफ़ाइल का लिंक हमारे साथ शेयर करा है ताकि जो लोग भी आपसे पूछते हैं रिसोर्स लिस्ट के बारे में, आप उनको डायरेक्ट पूरा बढ़िया से डिस्क्राइब करके उसमें आपने बता रखा है कि कहाँ से क्या-क्या हेल्प मिलेगी और क्या लोगों को क्या रेफ़र करना चाहिए और जो कि हम इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो लिंक जो है पेस्ट कर देंगे ताकि आप सब भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं कि भैया की पूरी रिसोर्स लिस्ट क्या रही है। तो एक बार रिसोर्स लिस्ट के बारे में ज़रूर बताएँ भैया आप।
देखिए, रिसोर्स लिस्ट तो जो मैंने बताई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है। पूरा इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट मैं हाँ, आपको थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। जैसे पेपर 1 से ही मैं चालू करता हूँ। पेपर 1 में सबसे पहले आप केवीएस मदन खरीदिए और कुमार भरत का लेक्चर है मेरे ख़्याल से यूनिट 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का, वहीं से आप चालू करिए। उनको पढ़िए, उसके बाद तलवी सर के मैराथन है उसको देखिए। और जैसे-जैसे यूनिट वाइज़ हैं इनके क्या कहते हैं, जो भी वीडियोज़ यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है उसको यूज़ करिए। और एक पर्टिकुलरली एक ऐप है जो क्वेश्चन आंसर देता है, वो है यूजीसी मॉक टेस्ट ऐप करके। उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कुछ सब्सक्रिप्शन में पैसे लगते हैं 500 या 399 ऐसे मुझे याद नहीं है। वो 6 महीने के लिए आपको कर देंगे। उसमें आप पेपर 1 का अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर यूनिट का अलग सेट है उसमें, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। और केवीएस मदन तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सब बहुत है, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी, और जो रिसोर्स लिस्ट आप उसमें लगाएँगे वो मिल जाएगी। पेपर 2 के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। पेपर 2 जो हमारा सब्जेक्ट है मास कम्युनिकेशन का, उसमें आप चालू करिए क्या कहते हैं अपने केवीएस मदन से चालू करिए, इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप उस पे जाइए, क्या कहते हैं, इग्नू के नोट्स पे, वो सारे यूनिट वाइज़ आपको उसमें मिल जाएँगे। और रिसर्च एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारे पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी। तो उसके लिए जो मैंने अपने लिए स्पेसिफिकली फ़ॉलो किया वो ये था कि हमारा विमर एंड डोमिनिक का एक इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया रिसर्च करके एक बुक है शायद। उसका मैंने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 वो काफ़ी ज़्यादा कंसाइज़ है और उसमें सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ़ली बता दिया गया है, थोड़ा-थोड़ा करके, कि पार्ट 1 में आप रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के टाइप क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, और इंटरनल वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से डिस्कस की हैं। पार्ट 1 में अगर आप पढ़ के भी देंगे तो पार्ट 1 से भी बहुत ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। अगर पूरी बुक आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है या आपको बुक पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो कर सकते हैं। और बाकी इग्नू के नोट्स तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिए हैं। और जो यूजीसी मॉक टेस्ट ऐप मैंने बताया है उसमें पेपर 2 के भी आपको ढेर सारे नोट्स मिल जाएँगे। उसमें अलग-अलग स्टेट्स के जो एसईटी एग्ज़ामिनेशन होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी ढेर सारे आपको केरला के मिल जाएँगे, महाराष्ट्र के मिल जाएँगे और वेस्ट बंगाल के मिल जाएँगे। ये भी बहुत अच्छे हैं, इनसे भी कभी-कभी क्वेश्चन्स आते हैं आपके यूजीसी नेट में। हुँ। रिसोर्स लिस्ट के अलावा 3 और महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं लोगों के, मैं तीनों एक साथ पूछ रहा हूँ। पहली बात तो कितनी देर तक पढ़ाई करनी चाहिए? दूसरी बात कि भाई रिवीजन को कितनी प्रायोरिटी दें, कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? और तीसरा कि पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो भैया कितना मैं सॉल्व कर लूँ तो मामला निश्चित हो जाएगा कि हाँ, ये ठीक-ठाक मैं करके जा रहा हूँ। इससे मेरी तैयारी लमसम पूरी हो रखी है। तो इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा पर्सनल जो मानना है वो ये है कि सबसे पहले पढ़ाई के लिए कोई निश्चित समय नहीं रखना चाहिए। जितना आप सफिशिएंट समझें कि मैं इतने में, इतने टाइम में अपना कोर्स पूरा कर लूँगा, अपने रिवीजन के लिए समय निकाल लूँगा वो। तो सबसे पहले तो आप पूरा एक बार सिलेबस कवर कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर उसको रिवीजन मोड पे ले आइए, रिवीजन करते रहिए। और उसके साथ-साथ जब एक बार पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू कर दीजिए। बट पीवाईक्यू अगर आप पहले से सॉल्व करना चालू करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होगा कि जब भी आप पीवाईक्यू करेंगे, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि जब मैं आगे पढ़ूँगा तो अच्छा ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, पिछले हुँ। पीवाईक्यू में मैंने किया था। तो पीवाईक्यू मेरे ख्याल से अगर जैसे हमारा जो नेट का पेपर 2 है, उसमें 10 यूनिट है। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट खत्म कर लिया। उसके बाद पीवाईक्यू करना चालू किया। तो पहले ही 1-2 पीवाईक्यू करेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको नहीं आएँगे। बट जब आप अपने आगे की पढ़ाई चालू करेंगे, यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको क्लिक होगा कि हाँ, ये तो पीवाईक्यू में मैंने देखा था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक तो पढ़ने में फिर आपको आनंद आएगा कि यार ये तो मैं पढ़ लेता तो मेरा हो जाता। हुँ। ये एक चीज़ होती है जो आपको उस समय फ़ील होगी, जब आप पीवाईक्यू करने के बाद पढ़ना चालू करेंगे। तो वो एक एक्साइटिंग मोमेंट हो जाता है मेरे हिसाब से। तो उसके बाद से आप पीवाईक्यू के साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई चालू करिए और रिवीजन करिए। और नंबर ऑफ पीवाईक्यूज़ तो डेफ़िनेटली बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, ज़रूरी नहीं कि एक पर्सन जो पीवाईक्यू सॉल्व करे, वो अगला भी सॉल्व करे। तो वो क्योंकि जम्बल अप होता है, ऊपर-नीचे किसी भी हो सकता है। हो सकता है किसी को 20 पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो आपको 30-40 करने के बाद भी ना मिले। तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर
एग्ज़ाम में आप पहले से चालू करना मतलब तैयारी करना चालू कर देंगे। अगर आपका 3 महीना, 4 महीने का गैप है, तो आप मेरे ख़्याल से कुछ नहीं तो 50-60 तो पीवाईक्यू आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो उससे जो भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, जो चीज़ ना समझ में आए, जो चीज़ आपको लगे कि यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद अपने आप आंसर को एनालाइज़ करिए। उसको एक जगह नोट्स बना के रखिए। जब मैं प्रिपेयर करता था तो मुझे याद है कि मैंने यूजीसी मॉक टेस्ट ऐप में पीवाईक्यू जितने भी थे उसमें से मेरे ख्याल से 70% तो मैंने कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने सबके नोट्स भी बनाए हुए थे कि हाँ, ये पॉइंट मुझे नहीं आता था, ये नहीं आता था। क्योंकि सब्जेक्ट एक टाइम के बाद आपको लगेगा बहुत बड़ा है, पर तो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा हाँ, बड़ा है। कभी-कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो मुझे ना आए। बट ऐसे कम से कम 80% क्वेश्चन होंगे जो आप पीवाईक्यू सॉल्व करते-करते उसके माहिर हो जाएँगे। कि हाँ, ये 80% क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर लूँगा, 20% में कहीं से कुछ भी पूछ ले, तो आप तो सॉल्व नहीं कर पाएँगे, सामने वाला भी मुश्किल ही है कि कर पाए। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे होता है कि जो आप कर पाएँ, वो सामने वाला कर पाएगा कि नहीं कर हुँ। पाएगा। अगर आपका 80% पे भी पकड़ है, तो आप पकड़ मज़बूत है आपके एग्ज़ाम में, मुझे ऐसा लगता है। ये बढ़िया बात आपने बताई कि पढ़ाई करते जाइए, साथ-साथ पीवाईक्यूज़ साथ में लेते चलिए, ताकि एक माइंडसेट डेवलप होता है हाँ, आपका कि आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उसमें इस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और ऐसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। एक सवाल जो है वो ये है कि पढ़ते-पढ़ते लंबी पढ़ाई होती है, बड़ा सिलेबस होता है, निराशा आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी हो जाता है, उसके अलावा निजी जीवन की भी समस्याएँ होती हैं, कभी-कभी कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? कैसे ढाँढस बाँध के रखें और तैयारी में कैसे आगे बढ़ते रहें? उस पे आप बताइए। और शायद ये सारी चीज़ें आपने भी फेस करी होंगी कई-कई बार, तो आपने कैसे डील किया इन चीज़ों को? कि मुझे याद है जब मेरा पहली बार दिसंबर 2020 में जून जून दिसंबर 2021 और जून 2022 वाला जो कंबाइंड सेशन हुआ था, जिसमें मेरा पहली बार जेआरएफ था। तो एक रात पहले जब मैं सो रहा था, तो मैं सोच रहा था कि क्या मैंने सही पढ़ाई की है जेआरएफ के लिए? क्या मेरा जेआरएफ क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो ये जो एक सेल्फ डाउट होता है, वो उसी इंसान को होता है जिस इंसान ने सारी चीज़ों को टच किया। तो उसको पता होता है कि हाँ, ये सिलेबस इतना बड़ा है, मेरे से बाहर भी जा सकता है। ये एक द्वंद है, समझ रहे हैं? कि आपको पता भी है कि सिलेबस कहाँ तक जा सकता है, आपको ये भी पता है कि क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं आ सकती। तो एक सेल्फ डाउट तो हमेशा आपके मन में रहेगा, पर वो एक कॉन्फिडेंस की निशानी की तरह आप देख सकते हैं, कि हाँ, मैंने पढ़ाई तो की है, मुझे पता तो है कितनी गहराई में है। क्या पता सामने वाला इतनी गहराई में ना गया हो, तो उसको सेल्फ डाउट ही ना आता हो। तो ये सेल्फ डाउट बहुत ही कॉमन चीज़ है। जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो ये सेल्फ डाउट तो आपके मन में हमेशा रहेगा। तो उसको कोप अप करने के लिए ये होता है कि आप अपने ऊपर विश्वास करें, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर विश्वास करें और जो एक निराशा आती है या लेज़ीनेस आती है, तैयार करते-करते इतना लंबा सिलेबस है, कैसे? तो इसको ब्रेक डाउन करिए, टाइम टेबल बनाइए। मैं तो फिक्स टाइम टेबल था मेरा। मैं सुबह मेरे ख़्याल से 7 बजे उठ जाता था, 7 से 9 पढ़ाई करता था। फिर क्योंकि मैं जहाँ घर था मेरा तो नीचे वाला फ्लोर था, फिर ऊपर जाता था, फिर खाना-पीना खा के, नहा-वहा के फिर आके पढ़ाई करता था। फिर बीच में एक नैप भी लेता था क्योंकि पढ़ाई करते-करते मुझे लगता था दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ जाता था, तो मैं 1 घंटे सोता था, फिर उठता था, फिर पढ़ता था, फिर जाता था, चाय पीता था घर में, फिर आता था, फिर पढ़ता था। तो ये मेरा अपना खुद का है, ज़रूरी नहीं कि आप इतना फ्री समय पाएँ अपने जीवन में। तो ऐसा फ्री समय नहीं पाते तो आप 1-2 घंटा प्रिपेयर करिए। बट ये है कि लगातार उसको करिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए हाँ, 1 ही घंटे पढ़ने हैं, 2 ही घंटे पढ़ने हैं, तो हाँ, ये पढ़ना है, इतने से इतने बजे तक पढ़ना है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इतना मेरा कंप्लीट हो रहा है, इतना मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो धीरे-धीरे जब चीज़ें कंप्लीट होने लगेंगी तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा कि हाँ, ये चीज़ें तो हो रही हैं। और जो निजी जीवन की समस्याएँ होती हैं, वो तो जीवन का पार्ट है, वो तो आएगा ही आपके जीवन में। उससे तो मेरे ख़्याल से सबसे बढ़िया है कि आपकी फैमिली सपोर्टिव हो आपके लिए, आपके फ्रेंड सपोर्टिव हों, आपकी अगर बेटर हाल्फ हैं, तो वो सपोर्टिव हों। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट से होती हैं। मेंटल सपोर्ट होना चाहिए, इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए इंसान को। तो वो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये सही बताया आपने कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद इवॉल्व करनी पड़ती है, अपना शेड्यूल खुद प्लान करना पड़ता है। शेड्यूल लाइट रखिए, उतना रखिए जितना आपके लिए संभव हो पाए, ज़्यादा प्रेशर ना हो पाए, आप लॉन्ग टर्म में आगे ले जा पाएँ।
और साथ-साथ ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड करिए, जिनसे आपको ऊर्जा मिलती हो, जिनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती हो। अब आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में सफलता मिले, असफलता मिले, गति रहनी चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए जीवन। तो अब आगे जीवन में क्या लक्ष्य हैं? इसके अलावा दूसरा सवाल भी मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ कि जो बच्चे जो अभ्यर्थी जो हैं, वो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, परीक्षा में अपीयर होंगे, उनके लिए आपका एक संदेश क्या है? देखिए, मेरा पर्सनल जो गोल है लाइफ में, या जो अभी मैं कर रहा हूँ, वो आगे मेरे लाइफ में कैसे कनेक्ट होगा, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में तो होगा। ये तो जनरल बात है। जब आप पीएचडी में आते हैं, तो एक जनरल माइंडसेट तो सबका होता है कि हाँ, आगे चल के आपको रिसर्च और टीचिंग में ही जाना है। बट पर्टिकुलरली मुझे रिसर्च के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना, रिसर्च में क्या-क्या न्यूएंसेस होते हैं, कौन-सी रिसर्च मेथड्स में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्या कौन-से रिसर्च मेथड्स का दूसरे रिसर्च मेथड्स के कंपैरिज़न में क्या फ़ायदा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना। जो सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, सोसाइटी की जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना, ये मेरे लिए बहुत मतलब एक्साइटिंग चीज़ थी। इस वजह से मैं पीएचडी में आया, क्योंकि उस दौरान मुझे इन सारी चीज़ों से गुज़रने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भी है कि जैसे मैं तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसरशिप के लिए जाना चाहता हूँ, बट असिस्टेंट प्रोफ़ेसरशिप में सीटें भी काफ़ी कम होती हैं, काफ़ी लिमिटेड सीट्स में आती हैं। और मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में तो काफ़ी कम है। प्राइवेट में अब तो बढ़ रहा है, प्राइवेट में काफ़ी अच्छा पे भी देते हैं, और क्या कहते हैं, फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। बट ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के लिए प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा होती है। और रही बात सैलरी की, तो आजकल जो नेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें पीएसयूज़ में जो नौकरियाँ आती हैं, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, उसके लिए भी इंसान ट्राई कर सकता है। मैं भी उसको ट्राई करने के लिए ही बार-बार नेट देता रहता हूँ। तो ये भी है एक मेरे करियर का पार्ट ही है, एक तरीके से समझिए। क्योंकि लाइफ एक गति में नहीं चलती है, ऊपर-नीचे होता रहता है। कभी आपका इधर ज़्यादा रुझान होगा, कभी उधर ज़्यादा रुझान होगा। वैसे चलता रहता है चीज़ें। और जो यंगस्टर देखेंगे वीडियोज़, तो मुझे लगता है मास कम्युनिकेशन के ही ज़्यादातर लोग होंगे। तो उनसे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिलेबस को एक बार थोरोली देख लीजिए। आप अपना जो मैंने रिसोर्स लिस्ट दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं हो सकता तो आप अपने से अपनी रिसोर्स लिस्ट डिज़ाइन कर लें, बेस्ड ऑन कि नेट में क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं, मतलब क्या पूछा जा रहा है। तो उसके बेसिस पे आप एक बढ़िया-सा अपना रिसोर्स लिस्ट बनाइए, उसमें एक टाइम टेबल बनाइए, पढ़ाई करिए, रिविज़न करिए, पीवाईक्यू दीजिए। मुझे लगता है कि 100% आपका नेट बड़े आराम से हो जाएगा। ज़्यादा फिर थोड़ी मेहनत करनी होगी, पेपर 1 में थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, उन सारी चीज़ों पे। तो वो दोनों काम आप करेंगे तो हो जाएगा। और नहीं भी निकलता है तो मेरे ख़्याल से मास कम्युनिकेशन अब बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है। हर जगह फ़िल्म में, पीआर में, एडवर्टाइज़िंग में, ये सारी चीज़ें भी तो हम पढ़ते हैं। इसके लिए हम जॉब में जा सकते हैं, फ़ील्ड में जा सकते हैं। जैसे आप हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, बट आप फ़ील्ड में हैं, मैं एकेडमिक्स में हूँ। तो ये दोनों एक तरीके से साइकिल के 2 चक्के हैं। तो ये दोनों चलते हैं तभी साइकिल चलती रहती है। इस तरीके से आप लीजिए, नहीं भी निकल रहा है तो बहुत प्रेशर नहीं लेने का है। अपने जीवन को अपनी तरीके से जीजिए, और विश्वास करके जीजिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इसमें बेटर हो सकता हूँ। सीखिए, इसमें मतलब टेक्निकल पार्ट सीखिए, एकेडमिक्स में होना है तो थ्योरी पार्ट सीखिए, कुछ भी करिए बट सीखते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया, बहुत शानदार इंटरव्यू रहा आज का। और निश्चित तौर पे जो युवा जो परीक्षार्थी ये वीडियो देखेंगे, उन तक सही मैसेज जाएगा, उनको आगे सीखने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो अंत करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।